अभिषेक, सुधीर जी, देखिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि नामुमकिन शब्द तो वैसे भी किसी की डिक्शनरी में होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए निरंतर प्रयास भी होना चाहिए। आज हम कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं केवल 2 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। क्यों? क्योंकि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रही हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से निकल नहीं पा रही है। समाजवादी पार्टी का भी दखल, अगर हम ये कहें कि केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है। अगर 2024 की लड़ाई को एक बड़े फलक पर हम देखते हैं तो कौन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने? देखिए, आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी तो वीरेंद्र सहवाग है राजनीति के, पर सहवाग, अगर सहवाग को खेलना था तो कोई किसी को बॉलिंग भी करना था, किसी को फील्डिंग भी करना था, किसी को विकेट कीपिंग भी करनी है। वो अपने आप नहीं खेल सकते, तो खेल वही है। मैं देखिए, आज तो दो दिन हो गए चुनाव की नतीजे के बाद। जी, हार जरूर हुई है समाजवादी पार्टी की, पर वो ऐसा हार नहीं है कि हम वापस नहीं आ सकते इनसे। और आपने कहा केवल उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, बहुत सीटें हैं लोकसभा के सीट यूपी में। जरूर अखिलेश यादव भी होंगे उस गठबंधन में, एक फेडरल फ्रंट की जरूरी है। ठीक है अभिषेक जी, चलिए मैं इसके काउंटर में एक उदाहरण आपके सामने और रखती हूं। अभी हम दिल्ली का ही जिक्र कर रहे थे। दिल्ली में भी आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी, उनका चेहरा, उनका स्टारडम स्टेट में नहीं हरा पा रहा, लेकिन ये बात भी सच है कि वहां पर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत के साथ आती है। अब आप जरा इसकी तुलना करें उत्तर प्रदेश से भी। अगर वहां पर स्टेट वो जीत पा रही है तो लोकसभा में क्यों अपना प्रदर्शन वो अच्छा रिपीट नहीं करेगी? देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको कहता हूं कि यहां जी जरूर योगी जी की जीत हुई है, पर क्या उनके खिलाफ जो नाराजगी है खास करके ब्राह्मण समाज में, क्या वो नाराजगी चली जाएगी? अब आपको क्या लगता है? पूर्वांचल में देखिए, मंडल का वापसी हुआ है। आजमगढ़ में 10 से 10, गाजीपुर में सारे सीट सपा को आई है। वहां सपा की स्ट्रैटेजी का वो सक्सेस हुआ है। हाँ, मैं आपका बात मानता हूं, जाट ने, मैं कहना नहीं चाहता कि धोखा दिया है, पर वोट ट्रांसफरेंस तो नहीं हुई है, वो एक फेलिंग हुई है पश्चिम प्रदेश में। पर ईस्टर्न यूपी में सपा की स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुई है। और ये जो ब्राह्मण में जो आक्रोश है योगी जी के खिलाफ, आप देखते रहिए, खेल अभी शुरू हुआ है और अच्छा, रोज हम लड़ेंगे। एक छोटी सी टिप्पणी हम ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी इस पे कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं तिवारी जी के पास भी जाना चाहती हूँ। देखिए मीनाक्षी जी, ब्राह्मण सबसे अधिक अखिलेश सिंह यादव पर प्रसन्न होगा, क्योंकि अखिलेश सिंह यादव कन्नौज के एक ब्राह्मण का सिर कटवा के मंगवा लिए थे और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसका जिक्र उत्तर प्रदेश के विधानसभा में किया था। एक बात। दूसरी बात जो बार बार कह रहे कि हमने बहुत टक्कर दी, साहब 305 सीटें ऐसी थी जिसपे सपा और भाजपा की सीधी टक्कर हुई और फिर 206 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और विजय की जो मार्जिन है एवरेज, वो 28,000 वोटों की है। अगर 28,000 वोटों से पराजय को अगर आप कड़ा टक्कर मानती हैं और 305 सीटों की सीधी टक्कर में 206 सीटें बीच-बीच जीती है, इसको अगर सपा बड़ा टक्कर मानती है तो ठीक है, सपा को भ्रम में जीने का पूरा अधिकार है। हम अभिषेक जी, वीरू के जय भी है ना, वीरू के साथ जय भी, आपके बी टीम भी है, मायावती जी और ओवैसी साहब। भारत रत्न और पद्म विभूषण दे दीजिए उन दोनों को। लेकिन अभिषेक जी देखिए, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि बुआ के चरण चाट रहे थे बबुआ। 40 से 41% तक बढ़ाया है, सीटें भले ही कम हुई हो, लेकिन वोट प्रतिशत तो बढ़ा है। अमिताभ जी कुछ इसमें रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? अमिताभ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा अभिषेक क्या कहना चाह रहे हैं। मायावती ने तो समाजवादी पार्टी को हेल्प किया है ना, मायावती के वीकनेस ने। अगर मायावती कमजोर नहीं हुई होती तो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर तो 22% के 22% पे ही रहता। अगर उनका 10% कम नहीं हुआ होता और 8% समाजवादी पार्टी को नहीं गया होता तो समाजवादी पार्टी के 32% तो कभी आते नहीं। तो बसपा के वीकनेस से ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है। मैं आपको बताता हूं, ये एनालिसिस जो है आपका गलत है। जहां भी समाजवादी पार्टी ने एक मुसलमान को टिकट नहीं दी थी, बहन जी ने वहां मुसलमान को टिकट दी है, नुकसान पहुंचाई है जी। जाटव वोट भी गई है ना, अब जाटव उनको वोट देते रहेंगे क्या? अब बसपा तो खत्म हो चुकी है, अब एक सीट के साथ क्या करेंगे? और वो एक विधायक उमाशंकर सिंह जी, मैं इसलिए कह रही हूँ अभिषेक जी, हम 2024 की लड़ाई देख रहे हैं, हम गुजरात की लड़ाई देख रहे हैं,
तो गुजरात की लड़ाई पर चर्चा करने के लिए आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम 2024 की लड़ाई की बात करें हर्ष जी, प्रधानमंत्री की मैं एक बार फिर कहती हूं, उनके सामने ऐसा कौन सा बड़ा विपक्ष का चेहरा हो सकता है? और एक छतरी के नीचे हमेशा गोलबंदी होती है, जो हमेशा कांग्रेस पार्टी की छतरी के नीचे गोलबंदी होती आई है। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति वो है ही नहीं कि वो उस गोलबंदी को कर सके, या राहुल गांधी वो मत जुटा सके, या प्रियंका गांधी वो मत जुटा सके। मैं प्रियंका गांधी का ही अगर जिक्र कर लूं, उत्तर प्रदेश में वो अगर चुनाव से 6 महीना पहले 7 महीना पहले एक्टिव होती हैं और चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर वो उसी तरीके से प्रदेश से बाहर निकल जाती हैं, तो क्या वाकई में गांधी परिवार को लेकर कोई विश्वास अब पूरे देश में बन पाएगा, वो एक छत्र बन पाएगा? देखिए, ये ठीक बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई राष्ट्रीय पार्टी ही दूसरी राष्ट्रीय पार्टी का विकल्प बनती है, और वो एक अवसर जब था जिसको हम जनता पार्टी कहते हैं, जिसमें बाद में तो दोहरी सदस्यता को लेकर और कहा कि संघ में नहीं होंगे, फिर वो बाहर भी निकले, लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी थी। तो मेरा ये मानना है कि तो संभव नहीं है कि जो भी अभी की भाजपा के सामने जो गठजोड़ बनेगा उसमें कांग्रेस नहीं होगी। लेकिन क्या कांग्रेस धुरी बन पाएगी? क्या जब तक धुरी नहीं बनेगी तब तक मजबूती नहीं आएगी। और धुरी जब इतनी कमजोर है कि उसकी स्थिति ये है कि पहले राहुल गांधी को हर तरह से आजमा लिया, उनको केरल जाना पड़ गया, वायनाड। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान में वो शामिल तक ठीक से नहीं हो पाए। प्रियंका जी भी पूरी तरह से आजमा ली गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में आधे उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और कांग्रेस की सीट आधी हो गई। 2 लोकसभा सीटें हुआ करती थी। हर्षी, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी ना, केवल 4-5 महीने 6 महीने की राजनीति से राजनीति नहीं हो सकती, लगातार उस क्षेत्र में रहना पड़ेगा। फिर चाहे वो मायावती हो कि चुनाव खत्म हो गया तो फिर वापस नजर आना बंद हो गई, प्रतिक्रिया आना बंद हो गई, ऐसे तो राजनीति नहीं हो सकती। नहीं, सबसे बड़ा संकट ही यही है। और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी बाकायदा राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं प्रियंका जी को यहां छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन प्रियंका जी को छोड़कर गए और जैसे होता नहीं कि कोई कहे कि अच्छा ठीक है ये हमने टीम लगा दी है, वो सुपरवाइजर गायब हुआ, टीम भी पूरी चली जाती है और इंतजार करती कि सुपरवाइजर आएगा तो फिर हम चले जाएंगे। कांग्रेस में कुछ इसी तरह से राजनीति हो रही। लेकिन कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस तो बहुत नीचे है। समाजवादी पार्टी ने भी इसी तरह की पॉलिटिक्स की। समाजवादी पार्टी ने इसी तरह की पॉलिटिक्स की कि वो इंटरवल ले लेकर आते रहे। उनको जब लगा कि ठीक है मोमेंटम बन गया है तो हम इसके हीरो बन जाएं। ऐसा होता नहीं अभी के समय में। अभी जनता बहुत ठीक से देखती है कि किस तरह से नेता ने व्यवहार किया, कैसे वो उन मुद्दों पर लड़ाई लड़ते जमीन पर खड़ा रहा। और जो सबसे मुश्किल समय थे उस वक्त नेताजी कहां थे? उस वक्त नेताजी गायब थे। तो गायब थे तो जनता ने बूथ से भी गायब कर दिया। लेकिन ये कुछ पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कुछ नहीं कर रहे हैं। सपा में अखिलेश जी की वहां जब भीड़ देके रैली में, वो क्या आपने कहा था माहौल बन गया था? किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने माहौल बनाया भाई साहब। हम 1 साल से टीवी पे रोज आ रहे, 10 बार आ रहे, माहौल हमने बनाई। बस यही आप देखिए कच्चा खा गए ना अभिषेक जी। आपने कहा 1 साल से रोज आ रहे, 1 साल से रोज नहीं आना है। अरे मेरी आपको 365 दिन आना होगा। मैं 1 साल से आ रहा हूं। भदौरिया जी है, घनश्याम तिवारी जी है, जूही सिंह जी है, 5 साल से रोज टीवी से राजनीति होती है तो अनुराग भदौरिया जी भी अपनी सीट जीत ले जाते। आशुतोष टंडन वहां जीत गए, लेकिन राजनीति टीवी से नहीं होती है। हम क्या करें, वो तो भाजपा का गढ़ है, लालजी टंडन के बेटे हैं, मुश्किल है, कड़ी टक्कर दी है भदौरिया जी ने। नहीं, ये संजय राउत ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा तो भाजपा का गढ़ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।